लिखिएगा, ठीक है। क्वेश्चन में लिखिएगा इफ सम ऑफ टू यूनिट वेक्टर is if sum of two unit vector is a unit vector, if sum of two unit vector is a unit vector, लिख लिया। if sum of two unit vector is a unit vector, then find difference between them, then find difference between them। ठीक है, लगाओ दिमाग, देखिए क्या लगाते हैं आप दिमाग में। If sum of two unit vector is a unit vector, then find difference between them। पहली बात तो इंपॉर्टेंट ये है कि sum of two unit vector is a unit vector, इसका मतलब ये है कि ट्राइंगल में आएगा, क्योंकि sum of two vectors ट्राइंगल के अंदर आने चाहिए। तो मुझे ये पता चल गया कि दो वेक्टर्स दोनों का यूनिट वेक्टर है, तो ये अगर ए कैप मान लेता हूं और ये अगर बी कैप है, ठीक है ना, तो सामने वाला ए कैप प्लस बी कैप तो है, लेकिन ए कैप प्लस बी कैप की जो मॉडुलस वैल्यू है वो 1 है। नहीं है समझ में? अरे सम ऑफ टू यूनिट वेक्टर इज अ वेक्टर, यूनिट वेक्टर अगेन नहीं है। हाँ, लेकिन ये ए कैप प्लस बी कैप का यूनिट वेक्टर इज इक्वल टू 1 आ नहीं सकता। अब आप फंसे हुए हो, नहीं आया समझ में? अरे पहले तो आप हाँ ना कुछ बोल ही नहीं रहे, आप ना भरो तो मैं तो आपको समझाऊं कि हाँ भाई आ सकता है कि नहीं आ सकता, और अब मैं कहता हूँ आ सकता है, अब मैं अड़ गया। आप पहले ना हाँ तो भरो ना, मैं वही तो कह रहा हूँ, आप अपना दांव तो खेलिए। नहीं आएगा पक्का? हाँ भाई, जिन लोगों के दिमाग में ये बात पक्की हो गई कि नहीं आएगा उनको बताता हूँ, ठीक है ना। आपको मतलब क्या आएगा कि नहीं आएगा, आप दिमाग ये रखो कि क्वेश्चन वाला कह रहा है कि इस यूनिट वेक्टर और इस यूनिट वेक्टर का सम जो है, ठीक है, वो यूनिट वेक्टर है। यूनिट वेक्टर का मतलब उसका मॉडुलस इज इक्वल टू 1 है। आप तो सीधी सी बात मॉड ए कैप प्लस बी कैप इज इक्वल टू 1 रखो, ये खुद गा के बताएगा कि आएगा कि नहीं आएगा। अब इसको कैसे सॉल्व करते हैं? किसी मॉड को सॉल्व करने का एक ही तरीका तो है, स्क्वायर करो, हाँ के ना। अगर आपको, लेकिन अब इसका स्क्वायर आना चाहिए, आता है क्या इसका स्क्वायर? हाँ बताइए कैसे। अगर आपने लिखा ए कैप प्लस बी कैप का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 1, फिर ए कैप का स्क्वायर प्लस में बी कैप का स्क्वायर प्लस 2 ए कैप डॉट या क्रॉस डॉट, हाँ क्रॉस प्रोडक्ट तो चल करके नहीं आता कभी भी, नेचुरली तो डॉट प्रोडक्ट ही होते हैं। तो आपने लिखा 2 ए कैप डॉट बी कैप, यही होगा। ए कैप डॉट बी कैप का मतलब हो गया मॉड ए कैप मॉड बी कैप इंटू कॉस थीटा इज इक्वल टू 1 हो गया। इसकी वैल्यू 1 है, इसकी वैल्यू 1 है, तो 1 + 1 2 इंटू इसकी वैल्यू 1, इसकी वैल्यू 1 इंटू कॉस थीटा इज इक्वल टू 1। इसका मतलब कॉस थीटा इज इक्वल टू -1/2, सोच लो। इसका मतलब थीटा इज इक्वल टू 120 डिग्री। इसका मतलब ए कैप और बी कैप के बीच का एंगल 120, ये हो सकता है क्या? ये वाला एंगल 120 हो सकता है क्या? नहीं, ये कैप तो वैसे, ये तो वैसे भी एंगल भी नहीं है, क्योंकि एंगल तो तब होगा जब दोनों डाइवर्ज हो, ये अंदर आ रहा है और ये एरो बाहर जा रहा है, तो एंगल तो ये वाला 120 है, हाँ या ना? ए कैप और बी कैप के बीच का एक्चुअल एंगल यही है। याद है आपको? कुछ ऐसी बातें हुई थी ना, तो अपने पास में फाइनली cos थीटा इज इक्वल टू इतना हो गया। अब क्वेश्चन में वापस आता हूँ, जिनको ये बात यहाँ पे समझ में आ गई उनके लिए आगे चल रहा हूँ। रेडी? इट इज ए कैप, ठीक है। अच्छा, ये वाली साइड इज बी कैप, ठीक है। आप यूं भी कह सकते हैं कि ये भी ए कैप है, एक ही बात है मेरे लिए। मैं चाहूँ तो इसको शिफ्ट करा लूँ, चाहूँ वहीं रुक जाऊँ। अच्छा, मेरे को चाहिए ए कैप माइनस बी कैप। ए कैप माइनस बी कैप के लिए मेरे को बी कैप का ठीक उल्टा जाना है और उतनी दूरी पे जाना है। नहीं आया समझ में? अगर मैं बी कैप के लिए ऊपर जाता हूं तो मेरे को माइनस बी कैप के लिए पीछे आना चाहिए और उतना ही आना चाहिए जितना उधर जा रहा हूं, तो मेरे लिए माइनस बी कैप हो जाएगा। अरे बी कैप अगर ऊपर है तो माइनस बी कैप नीचे होगा। अब जिस दिन मैं, अगर बाय द वे इसको हटा रहा हूं, ठीक है, इसको जरा समझना, ये ए कैप और बी कैप दोनों के एरो एक दूसरे का पीछा करते हुए हैं कि नहीं है? फॉलो कर रहे हैं, फॉलो कर रहे हैं। तो जो ये वाली लाइन होगी वो इन दोनों का सम दिखाएगी और इन दोनों का सम होगा ए कैप माइनस बी कैप। यही वो आपको चाहिए बस। अब आप मेरे को ये बताओ ये कैसे निकालूं? हाँ बताओ 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 बताओ, दिमाग लगाओ। आप में से किसी को अगर ध्यान हो तो ये वाला एंगल, तो ये वाला एंगल, ये किस किस के बीच का एंगल है?
ए कैप और बी कैप, क्या वाकई में ए कैप और बी कैप के बीच का एंगल 120 है? नहीं है। ए कैप और माइनस बी कैप के बीच का एंगल अभी भी 120 नहीं है। कितना है? 60। ये कह रहे हैं 60 है। कैसे? ये है ए कैप, याद करो, और तीर हमेशा डाइवर्जिंग आउट होने चाहिए, ऐसा बाहर की ओर जाते हुए, बाहर की ओर दिखा। तो एक्चुअल एंगल ए कैप और माइनस बी कैप के बीच का कितना हुआ? 60 डिग्री। अब आप आ जाओ क्वेश्चन के अंदर कि आपको चाहिए मॉड ए कैप माइनस बी कैप। मॉड क्यों? अरे वैल्यू डिफरेंस, डिफरेंस का मतलब तो बी माइनस ए भी हो सकता है और ए माइनस बी, इट इज वन इन द सेम थिंग। तो अगर भाई आप इसकी वैल्यू निकालोगे तो इसकी वैल्यू निकालने के लिए स्क्वायर कर दूं? अरे स्क्वायर कर दूं, या फिर यो समझो तो अंडर रूट में चल लेता हूं, मेरे कोई फर्क नहीं पड़ता। अरे मॉड इज इक्वल टू में अंडर रूट में किसी का स्क्वायर, तो अगर इसका स्क्वायर करता हूं तो इट इज मॉड ए स्क्वायर प्लस में मॉड बी स्क्वायर, माने मॉड ए कैप का स्क्वायर मॉड बी कैप का स्क्वायर प्लस के अंदर कितना 2 मॉड ए कैप मॉड में माइनस बी कैप, सोच लिया, इनटू में cos थीटा की जगह 60 डिग्री कर दूं, cos 60 और ये कट गया। फाइनली अगर देखा जाए इसकी वैल्यू 1, इसकी वैल्यू 1, इसकी वैल्यू 1 इंटू 1 नहीं है, तो फाइनली आंसर इज √3। क्वेश्चन डन। मॉड ए कैप माइनस बी कैप इज इक्वल टू √3। ठीक है। हालांकि आप लोगों ने मेरे को बहुत ज्यादा घुमाया, ये cos थीटा इज इक्वल टू -1/2 तक लाना इस तरीके से गलत है। इतना आपको खुद ही समझदारी होनी चाहिए थी कि 2 यूनिट वेक्टर का सम भी यूनिट वेक्टर है, इसका मतलब ट्राइंगल की तीनों साइड 1 1 1 है, और ट्राइंगल की अगर तीनों साइड 1 1 1 है तो इट इज एन इक्विलैटरल ट्राइंगल, और इक्विलैटरल ट्राइंगल में अगर अंदर का एंगल 60 डिग्री है तो बाहर का एंगल 120 होगा, तो ये बच जाता मेरा इतना टाइम स्पेस। नहीं समझ में आया है ना? हाँ, आप ऐसा इतना मत दौड़िए, वो तो मेरे को आपको इसलिए लेकर के जाना पड़ा क्योंकि आपने ऐसे कई लोगों ने मना कर दिया कि नहीं हो ही नहीं सकता, तो फिर मैंने कहा चलो पहले तो आप ना भरो, फिर अपन देखते हैं थीटा के लिए कोई पॉसिबिलिटी है क्या। नेक्स्ट, पैरेललोग्राम लॉ ऑफ एडिशन। पैरेललोग्राम लॉ ऑफ एडिशन, हाँ भाई याद है किसी को? ऐसा कोई बंदा जो खड़े होकर बता दे कि सर पैरेललोग्राम लॉ ऑफ एडिशन ये होता है। अरे आप तो इसमें क्या, आप तो कॉन्फिडेंट होकर के बोलो, नहीं आता तो भी कॉन्फिडेंस से बोलो कि नहीं आ रहा है ना, और आता है तो हाथ खड़ा कर दो कि सर मैं बता दूंगा। नहीं, हाँ बोलो ना, और क्या, तुम चालू तो करो हिम्मत से। बेहतरीन, बात खत्म कर दिए देने, बहुत सही, बहुत सही, बराबर बराबर। ये बोला कि किसी भी पैरेललोग्राम की 2 लगातार भुजाएं, मतलब 2 एडजेसेंट साइड्स अगर बाय द वे 2 वेक्टर्स को रिप्रेजेंट करती हैं तो उनका जो उनके बीच से जाने वाला जो डायगोनल होता है वो उनके वेक्टर सम को शो करता है। और ऑब्वियस ही बात है, ये बिल्कुल सही कह रहा है, बैठो ना, अच्छी बात है, बहुत शानदार। ठीक है, जरा ये देखिएगा ये कहानी क्या है। ये अपने पास में 2 पैरेललोग्राम की 2 एडजेसेंट साइड्स हैं। एडजेसेंट साइड्स अगर बाय द वे ए वेक्टर और ये वाला अगर बी वेक्टर को रिप्रेजेंट करता है तो पैरेललोग्राम लॉ ऑफ एडिशन कहता है कि इसका जो भी डायगोनल होगा वो ऑटोमेटिकली इनके ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर को रिप्रेजेंट कर रहा होगा। और उसका लॉजिक क्या है आपको पता होगा, मैंने आपको बताया था इस चैप्टर के अंदर हम लोग फ्री वेक्टर्स पढ़ रहे हैं। फ्री वेक्टर होने पर ये वाला वेक्टर अपने पैरेलली शिफ्ट हो जाएगा, तो पैरेलली इस वाले को वेक्टर को बी वेक्टर मान लेगा, और अगर इसने इसको ए वेक्टर इसको बी वेक्टर कह लिया तो ट्रायंगल लॉ ऑफ एडिशन से फॉलो करने के बाद में ये अपोजिट साइड में इसका सम को शो करेगा। नहीं है तो ये अपने आप में इसको शो करेगा। अच्छा, अगर ये इसको शो करेगा तो आप में से किसी को एक इंटरेस्टिंग बात और बताता हूँ, ठीक है ना। अगर मैं इस बी वेक्टर के उल्टा चला जाता हूँ, ठीक है, अगर जैसे मान लीजिए अगर मैं इस बी वेक्टर के उल्टी साइड चला गया, ऐसे बिल्कुल इसके जस्ट अपोजिट, उतना का उतना जितना बी है, तो बी वेक्टर के उल्टे आते ही ये माइनस का बी वेक्टर हो गया। अच्छा, ये ए वेक्टर है, ये बी वेक्टर है, दोनों के एरो एक दूसरे को फॉलो कर रहे हैं। अगर ये फॉलो कर रहे हैं तो जैसे ही मैं इनको मिलाऊंगा ये ऑटोमेटिकली इन दोनों के सम को शो करेगा, तो इट इज ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर, ये हो गया। अब मैं इसको पैरेलली उठा लेता हूं, पैरेलली उठाते ही ये यहां आ जाएगा। नहीं आया समझ में? अगर मैंने पैरेलली उठाई ये यहां आया और ये बन जाएगा ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर। तो आपको ये बात समझ में आ जानी चाहिए कि पैरेललोग्राम के अंदर दोनों डायगोनल
ठीक है ना, एक सम और डिफरेंस को शो कर रहे होते हैं। इधर वाला दोनों के बीच से जो जा रहा होता है वो सम को शो कर रहा होता है, और ऊपर जाकर के दूसरे सामने वाले माइनस को शो कर रहा होता है। अब आप में से कोई मेरे को ये भी जल्दी से बता दे कि अगर मार्केट में कभी आपको किसी क्वेश्चन के अंदर ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर का मॉडुलस मिल जाए तो आप क्या समझते हो इससे? इसके इस डायगोनल की लेंथ, मॉडुलस माने लेंथ, मॉडुलस माने लेंथ, ये समझ लो, ये बात आई समझ में? अच्छा, अगर कल को ये बराबर में मॉडुलस में ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर मिल जाए तो क्या समझू? ए प्लस बी वेक्टर का मॉडुलस माने ए प्लस बी की लेंथ नहीं है। अब ये लेंथ और ये लेंथ पैरेललोग्राम है, तब तक तो बराबर नहीं हो सकती, लेकिन अगर बराबर दे रखी है तो पैरेललोग्राम जरूर रेक्टेंगल है। अरे रेक्टेंगल है, स्क्वायर नहीं है। क्या है? रेक्टेंगल। अरे ये बात समझ में आई आपको? आप पहले स्क्वायर बोल गए लगता है, ठीक है? थोड़ा अवेयर रहो यार, ऐसे क्या कर रहे हो आप लोग, ऐसे पिटवा दोगे, ठीक है? हर चीज के लिए पहले उल्टे जाते हो, ठीक है? एनीवे, मेरे को इससे बाद बहुत अच्छे से समझ में आ रहा है शायद कि फिजिक्स के अंदर एक पहला चैप्टर, शायद दूसरा चैप्टर शायद वेक्टर भी होता है ना? उसमें आपने कैसी मतलब भांजी मारी है, ठीक है? सब समझ में आ रहा है अच्छे से कि कैसे छोटी छोटी चीज़ों को लेकर के भी आप घुमा लेते हो। क्या जो दो के बीच में दो वेक्टर, दो यूनिट वेक्टर का सम एक यूनिट वेक्टर नहीं हो सकता? अरे वेक्टर और मैट्रिसेस जैसी दुनिया है ना जिनके अलजेब्रा ही अलग है। यानी ये भी आप ये कॉपी कर लें आप, है ना? ये डायग्राम बना लें, फिर उसके बाद में अपन पैरेललोग्राम लॉ ऑफ एडिशन लिख लेते हैं। बना लिया? अब जो अपन यहां पढ़ रहे हैं ना, ध्यान रखना अपने को वेक्टर इसलिए भी अच्छे से पढ़ना होता है क्योंकि वेक्टर का शुरुआती जितना भी है वो सारा का सारा कॉम्प्लेक्स नंबर में उठता है। ध्यान रखना, इसलिए यहां गड़बड़ मत जाना, नहीं तो कॉम्प्लेक्स नंबर वाले को पता चल जाएगा। हाँ, वहां जाता है अपने को तो पता चलेगा, सामने वाले को और पता चलेगा कि वेक्टर में भी भाई ने धुंध मचाई है, ठीक है? हाँ, ये हो गया, यहां तक लिख लिया। फटाफट एक डायग्राम बनाना है आपको, ए प्लस बी लिखना है, ए माइनस बी लिखना है, लिख लिया। अब फटाफट से पैरेललोग्राम लॉ ऑफ एडिशन में लिखेगा, इफ टू एडजेसेंट साइड्स ऑफ ए पैरेललोग्राम, इफ टू एडजेसेंट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम, if two adjacent sides of parallelogram represents a vector and b vector, represents a vector and b vector, then diagonal passing between these two sides shows their vector sum, shows their vector sum, ब्रैकेट के अंदर ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर, ठीक है? उसके बाद में ये, फिर ये, ठीक है? उसके बाद में ये लिख करके रिमार्क में डाल देना और ये लिख दीजिएगा, इसका मतलब ये कि पैरेललोग्राम इज रेक्टेंगल। अच्छा, एक इंटरेस्टिंग बात और, आप में से कईयों ने अभी एक और नया नोटिस किया, आपके कई दिमाग के अंदर अपन एक स्लॉट और खींचा कि जब भी मॉडुलस दिया जाता है तो उसका इलाज स्क्वायरिंग होती है। आपने अगर स्क्वायरिंग कर दिया तो आप में से कई लोगों को यहां दिखने लग जाएगा मॉड ए स्क्वायर प्लस मॉड बी स्क्वायर, प्लस में कितना 2 मॉड ए मॉड बी कॉस थीटा, हाँ या ना? माइनस का 2 ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर कह दूं, चलेगा? 2 ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर माइनस का, और इधर से आपको दिख गया मॉड ए स्क्वायर प्लस मॉड बी स्क्वायर प्लस 2 ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर। श्योर हैं आप? अब दूसरी बात पे जाइएगा, ये भी बड़ी इंटरेस्टिंग बात निकलेगी और इससे और एक धमाकेदार बात अभी समझ में आएगी। फाइनली आपको पता चलेगा मॉड ए स्क्वायर मॉड बी स्क्वायर कट गया, लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड का, उधर से रह गया माइनस का 2a डॉट बी, इधर से रह गया प्लस का 2a डॉट बी, दोनों को इधर ले जाओ, 4a डॉट बी इक्वल टू 0, 4a डॉट बी इक्वल टू 0 में से 4 भाग गया कि मैं तो 0 नहीं दे रहा, कौन फंस गया? a डॉट बी 0 तभी होता है जब a वेक्टर इज, इसका मतलब ये रेक्टेंगल भी नहीं रहा, अब इसे स्क्वायर होना पड़ गया। नहीं आया समझ में? नाउ इट इज एन स्क्वायर, ठीक है? टर्निंग इनटू स्क्वायर, मैं इस बात को लिख रहा हूं, राइट है भाई? ये देने का क्या मतलब होता है वो समझाया, मॉड ए का स्क्वायर प्लस मॉड बी का स्क्वायर माइनस में 2a वेक्टर डॉट बी वेक्टर, यही लिख दो, इज इक्वल टू में सामने से कितना मॉड ए का स्क्वायर प्लस मॉड बी का स्क्वायर, ठीक है? प्लस के अंदर कितना 2a वेक्टर डॉट बी वेक्टर, पढ़ लिया?
ये दोनों उड़ा देता हूं, ये दोनों उड़ा देता हूं, फाइनली मेरे पास कितना रह गया 4a वेक्टर डॉट b वेक्टर इक्वल टू 0। इसका सीधा मतलब निकला a वेक्टर इज परपेंडिकुलर टू b वेक्टर। सही है? हाँ भाई, अब रुको और मेरे को समझाओ, a वेक्टर परपेंडिकुलर टू b वेक्टर होने का मतलब स्क्वायर होना श्योर हुआ या नहीं हुआ? हाँ, क्यों नहीं हुआ? क्योंकि ये एंगल डायगोनल के बीच का एंगल नहीं हुआ, साइड्स के बीच का एंगल हुआ। तो अभी तक ये रेक्टेंगल ही रहा या स्क्वायर परफेक्ट हो गया? रेक्टेंगल ही रहा। अभी आगे बात, अभी आते हैं इस पे भी। अच्छा, मैं तब तक एक और बात बताता हूं कि अगर, ये भी बड़ी इंटरेस्टिंग बात है, समझ के चलना, अगर किसी ने ये बोल दिया कि पैरेललोग्राम के अंदर ये वाली साइड का नाम A और इसका नाम B, इसका नाम C, इसका नाम D, ठीक है, आगे आने वाले टाइम में काम आएगी ये बात, ध्यान रख लेना बस आप कि हाँ सुना सुना सा है, ठीक है। अगर किसी ने ये बोल दिया मुझे कि AB वेक्टर इज इक्वल टू CD वेक्टर, इतना बोलते ही ABCD पैरेललोग्राम हो गया। मैं बताता हूं क्यों। कोई भी दो वेक्टर बराबर तब होते हैं जब उनकी डायरेक्शन सेम हो और उनका मैग्नीट्यूड सेम हो। नहीं है, डायरेक्शन सेम होते ही AB और CD दोनों की डायरेक्शन अगर सेम है तो दोनों को पैरेलल होना जरूरी हो गया। दोनों पैरेलल हुए और बराबर लंबाई के हुए। मान लो दो लाइनें पैरेलल हैं और बराबर लंबाई की हैं, ये दोनों पैरेलल हैं, तो इसका मतलब ये कि ABCD माने आप इनको सबको मिलाओगे, मिलाते ही इसका पैरेललोग्राम होना पक्का हो गया। माने पैरेललोग्राम के लिए आपको ज्यादा बताने की जरूरत नहीं है, सिर्फ ये बराबर ये लिख दो, ऑटोमेटिकली पैरेललोग्राम डिक्लेयर हो जाता है। इस वेक्टर के अंदर बड़ी गजब की दुनिया है, ये क्या धीरे धीरे अनफोल्ड होती है, तब आपको समझ में आता है। अच्छा, और पता है एक एक बात हमारी शीट में दी है और बड़े विचित्र तरीके से दी है। कभी कभार उन्होंने मल्टीपल चॉइस के अंदर जैसे आपको याद होगा तो हमने एक मल्टीपल चॉइस के क्वेश्चन के अंदर मैंने ही बोला था कि आप उल्टा इसके जितने भी ऑप्शंस हैं इनको अपनी कॉपी में कॉपी कर लेना। एडजॉइंट ऑफ A इंटू A करके क्वेश्चन था, याद आया? मैंने कहा था कि इसके ऑप्शंस को तो उल्टा कॉपी करना चाहिए। क्यों? क्योंकि ये आगे आने वाले टाइम में काम आएंगे। वैसे ही है, कई बार आपको पता चलेगा मल्टीपल चॉइस मोर देन वन करेक्ट में लिख दिया कि ABCD इज ए पैरेललोग्राम इफ, उसमें पहला केस ये था। ये भी हमारे को भी तभी ये कि ऐसे चल के कोई किताब में नहीं लिखा होता, ये तो जब आप बार बार उस जगह से निकलते हो तब आपको स्ट्राइक कर जाता है कि ये भी ध्यान रखना, तो मैं आपको बताता चल रहा हूँ, ठीक है। एनीवे आगे बढ़ रहे हैं। जिन लोगों ने यहाँ तक लिख लिया पैरेललोग्राम लॉ ऑफ एडिशन, उसके बाद में एक तो ये तो बिल्कुल एकदम छोटू सा टॉपिक है, ठीक है, अगला टॉपिक ले रहा हूँ, ठीक है। नेक्स्ट टाइटल लिखेगा सम एंड डिफरेंस ऑफ टू वेक्टर्स, सम एंड डिफरेंस ऑफ टू वेक्टर्स। हाँ भाई, आई थिंक मेरे को इसमें कुछ भी ज्यादा बताने की जरूरत नहीं पड़ेगी। A वेक्टर अगर A1 i कैप प्लस A2 j कैप प्लस में A3 k कैप है और B वेक्टर अगर B1 i कैप प्लस B2 j कैप प्लस B3 k कैप है, तो मेरे को पता है आप में सभी A वेक्टर प्लस B वेक्टर इज इक्वल टू क्या होगा, लिख लेंगे, लिख लेंगे, लिख दीजिएगा, सही है? लिख लेंगे ना भाई, या बताना पड़ेगा? बताइए अंदर आई कैप के पास में क्या होगा? A1 प्लस, अच्छा उसी तरह से A वेक्टर माइनस B वेक्टर भी लिख लेंगे। हाँ भाई, ये हो गया आपका? A1 प्लस B1, A2 प्लस A3 प्लस, जरा रुक करके इधर भी आ जाएगा। एक छोटा क्वेश्चन पूछ रहा हूं, इसका नाम O है, ये A है, OA देख लिया आपने? OA लेट से किसी A वेक्टर को रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है ना? OA किसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं? A वेक्टर को। वैसे ओरल क्वेश्चन आप जवाब दीजिएगा,
अगर ये OA A वेक्टर को रिप्रेजेंट कर रहा है तो मुझे बताइए एक ऐसा वेक्टर अपनी ही कॉपी में बना करके जो 2A वेक्टर को रिप्रेजेंट करे। कितने लोग बना लेंगे 2A वेक्टर कि ये अगर A वेक्टर है तो 2A के लिए क्या करूं, इसी को बड़ा कर दो, डायरेक्शन बदलूं या यही रखूं? हाँ बिल्कुल, ये बात आपने बढ़िया पकड़ी। अब आप दूसरी जगह फंसोगे, कहेंगे नहीं आ जाओ। अब आपने बात सही बोली लेकिन मेरे को आपसे बुलवानी थी। क्यों? क्योंकि आपको पता है, लेकिन पता है आप तब तक नहीं मानते जब तक आप क्वेश्चन के आपको लिए कोई सिग्नेचर नहीं करते। बेटा तू सही कह रहा है। अब क्वेश्चन में आ जाओ, क्वेश्चन के अंदर बात करेंगे। आप लिखिएगा इफ P वेक्टर इज पोजीशन वेक्टर ऑफ ऑर्थो सेंटर। लिख लिया? इफ P वेक्टर इज पोजीशन वेक्टर ऑफ ऑर्थो सेंटर एंड G वेक्टर is position vector of centroid, right है? and circumcenter has position vector O vector। ठीक है? if ये O वेक्टर का मतलब O वेक्टर और ब्रैकेट में ओरिजिन लिखा है। अच्छा आगे बोल रहे हैं इफ P वेक्टर इज इक्वल टू K टाइम्स G वेक्टर फाइंड K इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। हाँ भाई लिख लिया आपने? क्वेश्चन लिख लिया कि नहीं लिखा? लिख लिया? आपकी थोड़ी जानकारी थोड़ी सी रोचक बना दूं। ऑर्थो सेंटर को प्यार से H कहते हैं लेकिन ये H को P वेक्टर बोल रहे हैं। कोई प्रॉब्लम? अच्छा, और सेंट्रॉइड को हम लोग G कहते हैं, हाँ या ना? और सर्कम सेंटर को, और आपको तो पता ही होगा, हाँ याद आ गया आपको है कि नहीं? हाँ तो HGO तीनों के तीनों हमेशा कोलिनियर होते हैं, हाँ यार। तो एक कोलिनियर के अंदर 3 पॉइंट दिखा दो आप, एक लाइन दिखा दो। बिल्कुल, अब देखो तीसरी आवाज भी आ गई। आप तो फटाफट एक लाइन तो दिखाओ। हाँ एक लाइन पे 3 पॉइंट दिखाना हो, कह रहा हूँ कोई आपकी ज्यादा कॉपी थोड़ी ना घेर रहे हैं कोई। अपन बना दिया आपने, एक लाइन बना ली, उसमें 3 पॉइंट दिखा दिए कि नहीं दिखा दिए? ये लीजिए साहब, मिला लीजिए, कैसे भी दिखा दो। लो HGO। अब तो ये तो बता दो कि ये HGO ही होता है या HOG होता है या OHG होता है, कैसा होता है? HGO होता है ना? हाँ भाई आपको तो ये पता ही होगा, ये H है, ये G है, ये O है ना भाई? नहीं, अच्छा ऐसा लिख सकता था क्या? OGH? हाँ कि ना लिख सकता था ना? HGO ही लिखा है ना? अच्छा बताओ अब 2:1 किस साइड से होगा? 2, यहाँ कितना होगा? 2, और यहाँ कितना होगा? 1। अब एक बात सुनो, G को इसने G वेक्टर के नाम से पुकारा। एक से G वेक्टर किसका पोजीशन वेक्टर है? सेंट्रॉइड का। आप जानते हो पोजीशन वेक्टर किसके रेस्पेक्ट में होते हैं? ओरिजिन के। तो आपका ओरिजिन ये रहा, जो ये, अरे ओरिजिन यही है ना? अब ओरिजिन से आप किस ओर चले? G की ओर। और इस वेक्टर का नाम क्या है? G वेक्टर। नहीं है समझ में? G वेक्टर की लंबाई 1 नहीं है। और फिर आपने उसी को और आगे गए या बदल गए? तो कितना और आगे चले? 2। तो कितना चल लिए टोटल? हाँ, तो ये जब आप OH वेक्टर को गाएंगे तो दुनिया के लिए 3G वेक्टर हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? और OH वेक्टर का घर का नाम ओरिजिन से H का P वेक्टर है, क्योंकि H जो है वो कौन है? P वेक्टर। तो OH वेक्टर बोले तो P वेक्टर है साहब। तो P वेक्टर इज इक्वल टू 3G वेक्टर। तो K बराबर कितना हो गया? काम खत्म। क्वेश्चन नक्की नहीं है तो K इज इक्वल टू 3। आया समझ में? इसको और लंबा करना, मतलब मैं जो आपसे पूछ रहा था 2 टाइम्स कर दें, अब आपने देखा कि अच्छा ऐसे स्ट्रेच करवाएगा, पता भी नहीं लगने देगा कि बात यहां तक आई है। अगले बात हो। हाँ जी साहब, नेक्स्ट पॉइंट है, ये भी आपका सबका जाना पहचाना।
हालांकि कुछ दिनों बाद आपकी कोऑर्डिनेट भी चालू होगी और आपका कोऑर्डिनेट अच्छा है, ठीक है। सेक्शन फार्मूले पे आते हैं। हाँ भाई, सेक्शन फार्मूले के अंदर ये सेक्शन फार्मूला एग्जैक्टली वैसे ही काम करता है जैसा हमारे यहाँ पे कोऑर्डिनेट में करता है, वैसा का वैसा ये सेक्शन फार्मूला। सबसे पहले नंबर पे आता है इंटरनल बाइसेक्शन, बोलूं या इंटरनल सेक्शन? इंटरनल सेक्शन, अच्छा, क्योंकि बाइसेक्शन बोलते तो गड़बड़ा जाता ना, फिर तो बाइसेक्ट हो जाती चीजें, फिर तो रेशो आपने गा दिया 1:1, सही है। अच्छा, इंटरनल सेक्शन फार्मूले के अंदर देखिए 2 पॉइंट हैं, इस पॉइंट का नाम ए, इस पॉइंट का नाम रख देता हूं बी। अब आपको ये बेसिक से समझो, आप बेसिक से इसलिए समझना जरूरी है क्योंकि आप में से कई लोगों को अच्छे से पता है, बस उनको ये बात सुननी है कि वेक्टर में कैसे डिफरेंट है, क्या डिफरेंट है वेक्टर में, और जो हम लोगों ने अब तक 2D पढ़ी है उसमें क्या डिफरेंट है। वेक्टर में और 2D में जो बेसिक डिफरेंस है वो ये है कि उसमें कोऑर्डिनेट सिस्टम होता है, इसमें कोऑर्डिनेट सिस्टम नहीं है, इसमें पोजीशन वेक्टर सिस्टम है। हर किसी की डोरी ओरिजिन से बंधी हुई है, ठीक है ना भाई। तो कैसे काम करता है, उसका एक बार पिक्चर फ्रेम हो जाए तो फिर आप में से कई लोग कुछ कुछ बचा लेंगे। जैसे ये ए है, ये वाला पॉइंट क्या है, बी है, आपने इन दोनों को जोड़ दिया, इस पर कोई एक और पॉइंट आया सी, जिसने इन दोनों को किसी रेशो m:n में डिवाइड मार दिया, ठीक है। अब ए कौन है, ए की डोरी है ना, ओरिजिन क्या तो बंदी है, इट इज ओ ए, ये सी है एंड इट इज बी वेक्टर। तो अब में सभी को पता होना चाहिए कि ओ ए जो है वो कहलाता है ए वेक्टर, ओ ए इज ए वेक्टर, तो हिसाब से ये ए वेक्टर होना चाहिए, होता ये ए वेक्टर है, लेकिन दिखाते यहां करके हैं कि ए इज ए वेक्टर। ये नीचे कोई नहीं दिखाता डायग्रामेटिकली, कोई बताता तक नहीं कि कहानी में कोई ओरिजिन भी है। जब तक आप सब्जेक्टिव बुक नहीं पढ़ो, एनसीईआरटी वो कोई नहीं बताएगा कि नीचे कहीं कहानी में ओ भी है। वही अकेली बेचारी 2-4 किताबों में से एक बची है जो इस बार, वरना तो सीधा ए इज ए वेक्टर, बी इज बी वेक्टर गा दिया जाता है। एनीवे, खैर इतना भी कोई बहुत भयानक बात नहीं है, लेकिन पता होना चाहिए कि अब मैं इसे बी वेक्टर क्यों लिख रहा हूं, क्योंकि इट इज बी वेक्टर, ये बी वेक्टर लिख ही आ रहा हूं, इट इज सी वेक्टर। तो हिसाब से देखा जाए तो सी वेक्टर इज डिवाइडिंग द लाइन जॉइनिंग ए वेक्टर एंड बी वेक्टर इन द रेशियो ऑफ m:n इंटरनली। यहां तक की बात समझ में आ गई। अच्छा, इंटरनली में यहां पे इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है, इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि हर बार जब भी आप सेक्शन फार्मूला लिखें, लिखने के बाद नियम क्या कहता है कि आप एक छोटा सा काम और चला लें कि आप बता दें ये m:n है कौन। जैसे ही आप ये बताने लग जाएंगे, धीरे धीरे आपकी हैबिट ठीक हो जाएगी, माने आपको जो कंफ्यूजन है वो कम हो जाएंगे। आपको बताना चाहिए AC अपॉन BC, AC अपॉन BC इज इक्वल टू n/n है। ये बात आपको समझ में आ गया, AC अपॉन C भी बोले या BC बोले एक ही बात है। यहां तक बात पकड़ में आ रही है। अच्छा, अब मैं आगे चलता हूं। अगर आपको ये बात समझ में आ रही है तो ये भी पता होगा कि C वेक्टर जो है, ठीक है ना, वो तो आपको फंडा तो क्लियर है ही कि C वेक्टर इज इक्वल टू m टाइम्स B वेक्टर प्लस में n टाइम्स A वेक्टर डिवाइड बाय नीचे कितना m+n। ये बात यहां रोक दूं तो C वेक्टर इज डिवाइडिंग, आप तो पहले ऊपर जरूर लिख लीजिएगा, ठीक है। C वेक्टर इज डिवाइडिंग लाइन जॉइनिंग A vector and B vector in the ratio m:n, ठीक है, इन दिस वे। और उसके बाद में C वेक्टर का वैल्यू लिख लेना, C वेक्टर की वेक्टर वैल्यू लिख लेंगे। ये तो हो गया इंटरनल डिवीजन के बारे में बात, बाकी कोई फर्क नहीं है, सब बिल्कुल वही का वही है। हाँ भाई, नेक्स्ट पॉइंट पे आएंगे। अच्छा, जिन लोगों ने ये बस छोटी सी 3 लाइन की काम है पूरा C वेक्टर इज डिवाइडिंग द लाइन जॉइनिंग A वेक्टर एंड B वेक्टर इन द रेशियो m:n, और AC अपॉन BC इज इक्वल टू m/n, और फिर C वेक्टर इज इक्वल टू, ये सब लिखना है। लिख लिया। जैसे ही आप ये लिखेंगे फिर मैं अगले पॉइंट पे आऊंगा, ठीक है, फटाफट आइए। लिख लिया। हाँ भाई, जिन लोगों ने
हाँ साहब, अब मुझे बताइए कि अगर भाई जो मैं एग्जाम्पलर ही पूछूंगा आपसे कि बताइए सब क्या लिखना चाहिए मुझे फाइनली इसके लिए, क्या यहाँ क्या लिखूं, पहले स्टार्ट में क्या लिखूं, सी वेक्टर। अरे स्टार्ट में तो सी वेक्टर इक्वल टू तो बोलो कितना 3b वेक्टर प्लस अपॉन में नीचे कितना 5। श्योर है? अब इस बात को आप ध्यान रखिएगा कि अगर कल को किसी ने ऐसा लिख दिया कि 5c वेक्टर इज इक्वल टू में 3b वेक्टर प्लस में 2a वेक्टर, सही है, तब आपको ये काउंट करना आना चाहिए कि ये जो 5 है आपको वो ऐसे लाइनें देगा, या फिर ये तो फिर भी बहुत हल्की बात कह दी, वो आपको ये भी दे सकता है कि 2a वेक्टर प्लस में 3b वेक्टर माइनस में 5c वेक्टर इक्वल टू 0। आपकी आंखों को पेनिट्रेट करके इसे यहां लेके जाना है, और यहां ले जाने के बाद में आपको अंडरस्टैंडिंग करनी है कि जरूर फिर सी वेक्टर जो है वो इंटरनल डिवीजन करके गया है, नहीं आया समझ में। और ये सिर्फ तभी हो सकता है जब इसको आप यहां ले जाएं और आपको पहचान में आ जाए ये 5 वही है एग्जैक्टली इन दोनों का सम है। आप इस तरह की चीजों के लिए ज्यादा तैयार रहिए। आई का नहीं पकड़ में, क्वेश्चन में वो आपको इस तरह की कोई बात कहेगा, एक कोई वेक्टर इक्वेशन इस तरह की दे देगा, और आपको ये अंडरस्टैंडिंग करनी पड़ेगी कि यहाँ पे जो सी वेक्टर है वो इन दोनों के बीच में 3:2 का रेशियो कर रहा है। ये आपके लिए सेल्फ अंडरस्टूड है, मतलब मेरे पास में कुछ आपके लिखवाने के लिए कुछ भी नहीं है कि आपको बस बता रहा हूं कि ऐसा होगा, आपको इस तरह की बात देगा, आपको उल्टा जाकर के समझना है, तो तैयार आप इसके लिए भी रहिएगा, ठीक है। अच्छा आगे बढ़ रहा हूं नेक्स्ट। हालांकि मेरे को इसमें एक और बात भी समझानी है, आप में से अगर कोई यहां से भी इस बात को समझे तो सी वेक्टर इज इक्वल टू में लिखा हुआ है 3/5 बी वेक्टर प्लस में 2/5 ए वेक्टर, सही है भाई। तो आने वाले टाइम में कभी हम लोग यूज करेंगे सी वेक्टर इज इक्वल टू में लैम्डा बी वेक्टर प्लस में म्यू ए वेक्टर, ध्यान रखना ये बात, ये हमारे लिए आगे आने वाले टाइम में कहीं ना कहीं एक इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट बनेगा। अभी मैं इसको ऐसा कैसा रख रहा हूँ बोर्ड पे ही, है ना, मैं आपको भी नहीं कह रहा कॉपी करें, अब तो सिर्फ समझ लें, ठीक है भाई। अच्छा तब तक मैं आपको ये याद दिला दूं कि लेट्स से एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट छोटा है और बिल्कुल बेकार लगता है, लेकिन जब क्वेश्चन के अंदर मैं आपको कभी क्लिक कराऊंगा कि आपसे कोई छोटा सा क्वेश्चन क्यों नहीं हुआ, क्योंकि मैंने आपको ये चीज बताई, अब देखिए अब बनेगा, ठीक है। वो ये क्या, इसी का बी पार्ट ले रहा हूं, मिड पॉइंट फॉर्मूला, सही है भाई। अपने को ये पता है कि अगर बाय द वे मैं बोलूं सी वेक्टर इज सी वेक्टर है ना, इज मिड पॉइंट टू लाइन ज्वाइनिंग ए वेक्टर एंड बी वेक्टर, राइट है भाई। अगर सी वेक्टर जो है वो ए वेक्टर और बी वेक्टर को जोड़ने वाली लाइन के जस्ट बीच में आता है, ठीक है ना भाई, तो आपको सबको पता है इज इक्वल टू में ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर डिवाइड बाई 2 होगा, बराबर है ना। लेकिन आपके लिए इंपॉर्टेंट ये है कि आप इसका डायग्राम से दिमाग में रख लेना बस। क्या डायग्रामेटिकली अगर देखा जाए तो हम लोग इसको ए वेक्टर ए को, इस वाले पॉइंट बी को बी वेक्टर और इस वाले पॉइंट सी को सी वेक्टर बोलेंगे, राइट है भाई। अच्छा ये जरूर याद रखिएगा, वापस याद रखना ओ जरूर है पूरी कहानी में कहीं ना कहीं, और ओ से जाने वाले तीनों एरो, ठीक है, डाइवर्जिंग हो गए, अरे डाइवर्ज हो रहे होंगे, फैल रहे होंगे, नहीं है, हाँ क्यों, क्योंकि है ना कभी ऐसे क्वेश्चन भी आते हैं जिसमें ये जो मीडियन है ना, ये वाली लाइन मीडियन होगी, अब नहीं है समझ में, ये लाइन मीडियन होगी, देखो आप गौर से, मीडियन समझते हैं आप, मीडियन तब होती है जब वो उसके मिड पॉइंट को ज्वाइन कर ले, तो लाइन मीडियन हो गई। कभी कभार ऐसा होगा जैसे ये, अब ये ए हो गया, ये बी हो गया, सी हो गया लेट से, तो इस समय पे ए भी मीडियन हो गया, थोड़ी देर बाद में आप मीडियन इधर से भी रन कराओगे, फिर आप थोड़ी देर बाद मीडियन इधर से भी रन कराओगे, तो जिस जगह से मीडियन रन होगे उधर से डाइवर्ज होंगे तीर। ये नहीं कि एक बार ये मीडियन हो गया तो अब तीरों ने पक्का कर लिया कि हम इसी साइड जाएंगे, इस साइड नहीं जाएंगे। हाँ आपको पता चलेगा वेक्टर के अंदर ये जिस साइड से रन होंगे ना, मिड पॉइंट का फार्मूला उस साइड से बहलेंगे, बस ये बताता जा रहा हूं, हिट हिट हिट, बस ऐसा अभी नहीं दिखेगा, सब चीजें बाद में दिखेंगी जब आप क्वेश्चन कर रहे होंगे। बस मैं आपको सिर्फ हिंट करता जा रहा हूं कि ऐसा डायग्राम बना के अड़ाते जाओ। अगले पॉइंट पे आते हैं, हाँ भाई नेक्स्ट पॉइंट इज सेकंड पॉइंट, एक्सटर्नल डिवीजन। हाँ भाई एक्सटर्नल डिवीजन, हाँ वो 2a + 3b वाला कॉपी कर रहे हैं क्या?
क्यों कर रहे हैं आप? मैं तो ऐसे ही बस आपको हिंट किया है, आगे आने वाले टाइम में काम आएगा बस। हाँ बोलो। और बड़ा? ओ बिल्कुल आराम से, मेरे ही हाथ में, मैं कर दूंगा। आप तो आप मस्त रहो। हाँ भाई ठीक है, इधर तो बराबर दिखता है ना, ट्राई करते हैं। हाँ भाई लिख लिया, ये यहाँ वाला तो हो गया या नहीं हुआ? हाँ अब चलें। हाँ भाई लिखिएगा, इफ सी वेक्टर divides the line joining a vector comma b vector externally in the ratio m is to n, in the ratio m is to n, in the ratio m is to n, ठीक है। देन अब इसके बाद में आपको पता है कि एक्सटर्नल डिवीजन होने पर हम डायग्राम क्या दिखाते हैं, ए यहाँ हो जाता है, बी यहाँ हो जाता है, ठीक है, और सी को अपन बाहर ले लेते हैं, ऐसे ही तो होता है। और अब की बार ये अपना सी वेक्टर है, ये अपना बी वेक्टर है और ये अपना ए वेक्टर है, बराबर, और रेशो m is to n है, ठीक है ना भाई। देखिए दो बातें हैं, एक तो जो अपने जैसी बुद्धि का इंसान है उसका पहला दर्द तो यही होता है कि यार अंदर से डिवीजन तो फिर भी सर समझ में आ जाता है, बाहर से डिवीजन तो बिल्कुल रटना पड़ता है कि बाहर से बैठ के कोई कैसे डिवाइड कर सकता है, क्योंकि वो इमेजिनेशन में नहीं है। तो बाहर से बैठ के कैसे डिवीजन, ये एक्सटर्नल डिवीजन जबरदस्ती घुसेड़ दिया लोगों ने, बाहर से भी कोई डिवाइड करके चला जाता है। तो पहला दर्द तो यही होता है इंसान के, बाहर से कैसे डिवाइड हो सकता है, नहीं हो सकता ना, हाँ नहीं हो सकता, बाहर से देखा तो डिवाइड नहीं हो सकता, नो डाउट। अंदर से डिवीजन तो दिखता है यार, ये बीच में बैठा है m is to n का रेशियो, बाहर से भी m is to n का रेशियो, कुछ भी बोल लेते हो, नहीं ऐसा होता है ना, स्टूडेंट के दिमाग में आता है, मेरे को बहुत सालों तक एक्सटर्नली डिवाइड, ठीक है, ये कोई इलेक्ट्रॉन थोड़ी ना है कि दो इलेक्ट्रॉन के बाहर एक इलेक्ट्रॉन बैठा हुआ है जो बाहर से दोनों पे असर डाल रहा है, अरे ये तो डिवीजन है, इसमें कैसे हो जाएगा खेल। मैंने कहा देख भाई, पहला पॉइंट तो ये पकड़ कि डिवीजन जब भी होता है AC अपॉन BC बराबर m/n होता है, जो पिछली बार सीखा था ना वही पहले तो फंडा है, AC अपॉन BC। देखो साहब, अगर AC की बात करी जाए तो ये आपका m है और BC की बात करी जाए तो ये आपका n है, ठीक है ना। तो पहला दर्द तो ये है कि m/n को रटना कैसे है, कई लोग तो यही नहीं समझ पाते कि m कौन था। तो याद रखना, m is to n हमेशा AC अपॉन BC जो पिछली बार सीखा वही है, हर बार वही होगा। यहां तक पकड़ में आ गया। तो C ने m is to n के रेशियो में डिवाइड कर दिया। पॉइंट नंबर 2 पे आते हैं। पॉइंट नंबर 2 ये कि अगर इसे समझना है, ठीक है, रटने का तो शायद मेरा दाना ख्याल है कई लोगों को पता होगा कि ma माइनस nb कर दिया या mb माइनस na करके डिवाइड बाई नीचे m माइनस n हो जाएगा। तो इसको समझने का बहुत सिंपल फंडा क्या है, इसको पकड़ने का तरीका है चटाई का फूल, ठीक है। अब इसको पकड़ने का तरीका सीखो, है ना। अपने घरों में चटाइयाँ होती है ना, आप में से कई लोगों ने कभी अगर घर के अंदर थोड़ा काम वाम करने के दौरान चटाई बिछाई हो, तो चटाई बिछाने पर जैसे अपन ये फैलाते हैं तो वो एकदम पूरा फैल करके एकदम सीधा नहीं गिरता, दूसरी साइड से हल्का सा मुड़ा रह जाता है, फिर अपन उस साइड जाते हैं खोल करके सीधा कर देते हैं, करते हैं कि नहीं करते, ऐसा ही होता है। तो ये ऐसा है जैसे चटाई अंदर मुड़ी रह गई हो, हाँ के ना, क्या ये चटाई अंदर मुड़ी रह गई? अगर ये चटाई मुड़ी रह गई तो अपन जाएंगे और सीधा कर देंगे। अब अगर बाय द वे मैंने इसे सीधा कर दिया तो C तक तो बराबर है और ये B आ जाएगा बाहर घूम करके, इसका मतलब C पड़ जाएगा बीच में, A पड़ जाएगा इधर और B आ जाएगा बाहर। आया कि नहीं आया? अब BC बन जाएगा क्योंकि ये इधर जा रहा था तो n है, पलट के आएगा तो ये माइनस n हो जाएगा। अरे अंदर जा रहा है तो n है, ये यू जाएगा डायरेक्शन में तो n है, घूमेगा तो माइनस n है। नहीं आया समझ में? और ये आपके लिए परमानेंट m है, सोच के देखो, नहीं आया। अब ये A है, ये B है और ये C वेक्टर है। अब बताओ C अपने लिए कौन सा डिवीजन है? इंटरनल। और इंटरनल डिवीजन अपन पुराना फंडा मार देंगे। नहीं आया, पुराना फंडा मारते ही कैसे खेल हो जाएगा ना बेटे। C वेक्टर इज इक्वल टू MB वेक्टर माइनस NA वेक्टर, सोच लिया आपने, अपॉन में नीचे कितना m माइनस n, दैट्स इट। तो इसमें क्या एक्सटर्नल डिवीजन है, सब इंटरनली है। अगर आप दिमाग से खेलोगे तो आपको पता है ये अंदर मुड़ा हुआ है, इसको घुमा दे भाई, कहानी पकड़ में आ गई।
तो पहली बात तो एक्सटर्नल डिवीजन को लेके बात ही खत्म है ना। इस पूरी कहानी में मैंने दो बहुत इंपॉर्टेंट बातें बोली, अगर आप ध्यान से देखें तो। पहली बात मैंने बोली थी कि इंटरनल डिवीजन और चाहे एक्सटर्नल डिवीजन हो, दोनों में AC अपॉन BC M/N ही होता है, माने दोनों में एक पैसे का फर्क नहीं है, ठीक है। और दूसरी बात, ये जो माइनस है ना, ये सिर्फ आपके मन की भ्रांति है, ठीक है। अच्छा, अब साथ में ये भी दो बातें और बोल दूं, कोऑर्डिनेट के दौरान आपके टीचर्स ने बोली होंगी, अगर आपने क्वेश्चंस SL लोनी से लगाए हैं तो अनुभव भी किया होगा, और मान लो आपने ये सब नहीं किया तो फिर आपको मैं बोल देता हूं कि एक्सटर्नल डिवीजन का पता ही ऐसे चलता है कि डिवीजन का जो रेशियो है वो नेगेटिव आ रहा होता है। सुनते ही पता चलता है कि अगर किसी ने रेशियो नेगेटिव बोल दिया तो जरूर एक्सटर्नली डिवाइड हुए। जैसे मान लीजिए किसी ने बोला -3/2 कि रेशियो दे रखा है -3/2, सुनते ही समझ में आता माइनस माने एक्सटर्नल है और रेशियो 3:2 है, माने m की वैल्यू 3 है और n की वैल्यू 2 है। नहीं आया समझ में? अब यहां पे एक और बात समझना, रेशियो नेगेटिव होने से भी नहीं, वही आप थोड़ा SL लोनी को स्क्रॉल करो तब आपको पता चलेगा 2-4 क्वेश्चन कराने के दौरान आपका दिमाग एक और बढ़िया काम करेगा। आप में से कई लोगों को एक और फंडामेंटल क्लियर होगा कि C ने कोई ठेका ले रखा है कि हर बार A और B तो इधर बैठेंगे और C B के उस साइड जाएगा, C इधर भी तो आ सकता नहीं है, C A की साइड भी हो सकता था। अगर C B की साइड है तो जो आपका रेशो होगा वो 1 से कम होता है। जैसे मैंने आपके सामने दो रेशो बोले, एक बोला मैंने -3/2 और एक मैंने बोला -1/2। माइनस सुनते ही एक्सटर्नल डिवीजन पक्का हो गया, लेकिन अगर -1/2 है तो जरूर C A वाली साइड पे आया हुआ है, और अगर -3/2 है तो जरूर C B वाली साइड पे गया हुआ है। ऐसे कुछ लोग छोटी छोटी चीजों को अंडरस्टैंड कर जाते हैं। अच्छा सर, क्या इतना गहराई में जाना जरूरी? ना ना ना, बिल्कुल जरूरी नहीं है। आप तो नॉर्मली ये डायग्राम बनाओ, दुनिया इसी से काम चला लेती है, आपका क्यों नहीं चलेगा? आप ज्यादा साइंटिस्ट होने की मत सोचो, बस आप सिर्फ ये सोचो कि करना कैसे है। क्वेश्चन खत्म करके आपको तो 12th के बाद अगले अच्छे इंजीनियरिंग कॉलेज में जाना, दैट्स इट। खोपड़ी नहीं लगानी आपको, आप तो बस जैसे खत्म और अगला, खत्म और अगला, उसके बाद अगला अगला अगला, टारगेट टारगेट टारगेट, बस दैट्स इट। ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है। तो 12वीं में भी कोई दिमाग लगाएगा क्या? ठीक है, हाँ 12वीं में कोई दिमाग लगाएगा कि 12वीं में क्या है, 12th ही तो है। जैसे आप तो आप 10th को कैसे देखते हो, ठीक उसी रेस्पेक्ट में आप 12th को देखो। आप 10th में दिमाग लगा रहे हैं यार इतना नहीं। 10th में करना क्या है, बोर्ड में पास होना है, 92% 95% मोर देन सफिशिएंट, दैट्स इट। रोक लो, सही। वैसे ही आपको इसमें भी दिमाग लगाओ इतना कि बस ठीक है यार, DR थोड़ी लगाना आपने, डॉक्टर PhD करनी है क्या? हाँ चलना है आगे। ये आपको डिवीजन समझ में आ गया। अब अगले पॉइंट में रिमार्क में डालिएगा फटाफट से। क्वेश्चन करने के दौरान रिमार्क काम में आता है, ठीक है। इफ रेशियो इज नॉट गिवन, रिमार्क नंबर 1, if ratio is not given then take it k:1. if ratio is not given then take it k:1. रेशियो कभी भी नहीं दिया था ना तो k:1 ले लेना। अच्छी किताबें इसे λ:1 लेती हैं ताकि आधे बच्चे तो भाग जाएं, क्योंकि k:1 पे तो फिर भी 2-4 रुक जाते हैं, समझ जाते हैं k तो लेना था। लैम्डा तो सुनते ही भाग जाता है बच्चा, है कि नहीं? साइकोलॉजिकल इफेक्ट। अगले पे आ जाइएगा, ठीक है। सेकंड पॉइंट है एंगल बाइसेक्टर थ्योरम। इसी के अंदर रिमार्क में सेकंड पॉइंट है एंगल बाइसेक्टर थ्योरम। और उम्मीद है आप में से कई लोगों को एंगल बाइसेक्टर थ्योरम के बारे में हल्का फुल्का आइडिया है, जिनको नहीं है वो अभी जान जाएंगे, ठीक है। ये एंगल बाइसेक्टर थ्योरम क्या कहती है? ये एंगल बाइसेक्टर थ्योरम कहती है कि आपका ट्रायंगल अगर ऐसा है और ये उसका इंटरनल एंगल है, तो इंटरनल एंगल का जो भी बाइसेक्टर होगा वो सामने वाली साइड को उसकी कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स के रेशियो में डिवाइड करेगा। ये बात आपके समझ में आ गई? ये A है, ये B है, ये C है, तो C के सामने वाली साइड स्मॉल c होगी और B के सामने वाली साइड स्मॉल b होगी। तो ये जो रेशियो होगा AD का, दैट विल बी C:B। हाँ, ये बात आपके समझ में आई? दिस इज योर एंगल बाइसेक्टर थ्योरम। अब पहले आप इसको लिख ले, पहले मतलब डायग्राम बना ले, ठीक है ना। नॉर्मली हम लोगों को जब तक ये पता नहीं होता, हम सोचते हैं एंगल बाइसेक्टर सामने वाले को मिड लाइन पे ही टच करेगा, मिड पॉइंट पे ही मिलेगा। नहीं, ऐसा नॉट नेसेसरी। इट इज नेसेसरी ओनली एंड ओनली व्हेन ट्रायंगल इज ईदर आइसोसेलेस और इक्विलैटरल ट्रायंगल। तो पहले तो आप डायग्राम ऐसा बना लें, बना लिया।
और फिर एक लाइन लिख लें, इंटरनल बाइसेक्टर लाइन divides the internal bisector line divides the line in the ratio of their corresponding sides, in the ratio of their corresponding sides always, ठीक है भाई। इंटरनल बाइसेक्टर लाइन अपने सामने वाली लाइन को अपने कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स के रेशियो में काटती है। ये कॉरस्पॉन्डिंग का मतलब ये होता है रेस्पेक्टिव, माने इधर वाला सी है तो इधर वाला सी होगा, इधर वाला बी है तो इधर वाला बी होगा। जैसे कभी कभार आपका जैसे कोई दिन खराब होता है तो कई बार बच्चा यही भूल जाता है कि सर ने कोई इंटरनल बाइसेक्टर बताया तो था, लेकिन शायद ये बी था और ये सी था, ठीक है ना, ऐसा भी हो जाता है। अच्छा, जिनके ये सब ये बात जिनके समझ में आ गई वो थोड़ी सी और मेहनत के लिए तैयार रही है, ठीक है। पहले मैं आपको इसका फंडामेंटल समझा देता हूँ, है ना। ये क्या चीज है, ये आगे आने वाली सब काम की बातें, ठीक है। थोड़ी देर तक थोड़ा ध्यान से पेशेंसली समझना, ठीक है। ये अपना ए है, ये अपना बी है, इधर की तरफ सी ले लेते हैं, ठीक है भाई। अच्छा, मैंने क्या किया, इसका इंटरनल बाइसेक्टर लाइन बनाई, उसने डी पे टच किया, राइट है। अच्छा, ये वाली साइड ऑटोमेटिकली सी हो गई, ये वाली बी हो गई, और ये जो रेशियो है ना, वो C/B हो गया। ये वाला रेशियो मैं C/B ले लेता हूं। अच्छा, इसका मतलब ये कि डी ने साइड ए को, साइड किसको, ए को, साइड ए को C/B में डिवाइड कर दिया। बात समझ में आ रही होगी यहां तक। अच्छा, पहले मैं आपको ये बता देता हूं, इसकी वेक्टर वैल्यू ए वेक्टर है, इसकी वेक्टर वैल्यू बी वेक्टर है, इसकी वेक्टर वैल्यू सी वेक्टर, बराबर है। तो पहली बात, अगर किसी ने मेरे से डी की वेक्टर वैल्यू मांगी तो डी क्योंकि पूरी कहानी को C/B में डिवाइड कर रहा है, और अभी मैंने ताजा इंटरनल डिवीजन पढ़ा है, तो मैं जानता हूं कि डी आज सी का रोल निभा रहा है। ये दोनों ए और बी में आ गए हैं, और एम और एन की जगह सी और बी लग गया है। तो मेरे लिए डी वेक्टर इज इक्वल टू क्या बन गया, डी वेक्टर इज इक्वल टू में सी वेक्टर प्लस बी वेक्टर डिवाइड बाई बी प्लस सी। ये बात समझ में आ गई आपको? नहीं आया? यहां तक तो आ गया होगा, उम्मीद है, इतना कोई भयानक बात नहीं थी। तो ये पहली तो वैसे ही इसका आना ही बड़ा इंटरेस्टिंग है, सी वेक्टर प्लस बी वेक्टर डिवाइड बाई बी प्लस सी, है ना। ये दिखने में बड़ा इंटरेस्टिंग दिखता है। एनीवे, दूसरी बात सुनिएगा, ये इसका डी का वेक्टर वैल्यू, मेरे को जैसे मैंने बी के आगे बी वेक्टर लिखा, मेरे को यहां लिख लेना चाहिए कि राइट नाउ इट इज सी वेक्टर प्लस बी वेक्टर डिवाइड बाई बी प्लस सी। मेरे को ये लिख लेना चाहिए, लिख लिया मैंने, है ना भाई। अब मैं आता हूं दोबारा आगे, यहां तक बात समझ में आ गई? अरे इतना उदास क्यों हो रहे हो, ठीक है। अच्छा, अब दूसरी बात सुनो, ये आप जानते हैं ये कौन है, इंटरनल बाइसेक्टर लाइन, हाँ या ना। अगर मैंने गलती से एक और इंटरनल बाइसेक्टर लाइन लगा ली तो आपको पता होना चाहिए, दो इंटरनल बाइसेक्टर लाइनें जहां काटती है वहां आई जन्म जाता है। नहीं आया? तीसरा तो बस सिर्फ पास होकर के नाटक करते हैं, दो ने देने होता है आई दे चुका होता है, हाँ के ना। अच्छा, जिनको ये पता है कि ये भी एक इंटरनल बाइसेक्टर लाइन है ना, तो मैं एक काम करता हूं, इस लाइन को थोड़ा आधा करता हूं। ये ट्रायंगल के अंदर, यही इंटरनल बाइसेक्टर लाइन, ये ट्रायंगल के अंदर भी, इस ट्रायंगल समझ रहे हैं आप, ये ट्रायंगल के अंदर भी ये इंटरनल बाइसेक्टर है ना भाई? नहीं है? अब अगर ये इंटरनल बाइसेक्टर है तो एंगल बाइसेक्टर थ्योरम काम करेगी, क्योंकि इंटरनल बाइसेक्टर में एंगल बाइसेक्टर थ्योरम काम ना करे मतलब ही नहीं है कोई, ठीक है ना। अब मुझे पता है ये वाली साइड सी है, तो ये इस रेशियो के अंदर, माने इस पॉइंट का ये जो आई है ना, इसमें ये वाली साइड का रेशियो C/2 कुछ होगा। अब ये कुछ तो तब निकलेगा जब ये साइड अपने बारे में बता दे, भाई मेरी कितनी लंबाई है, लंबाई के बगैर मैं कुछ कर ही नहीं सकता, अब मेरे को लंबाई चाहिए। अब लंबाई को भी समझना, एक बार बहुत पहले भी अपन ने शायद इस पे बात करी थी, आपको याद होगा, तो अपन ने कहा था 10 kg आलू को, कितने 10 kg आलू को, ठीक है, अगर मेरे को 2:5 में डिवाइड करना है, तो जो 2 वाला हिस्सा होगा वो होगा 2/2 + 5 × 7, सही है। और जो 5 वाला हिस्सा होगा वो 5/2 + 5 × 10,
आराम से सोचो, नहीं है यार। ये आपने 10th शायद 6th से या पता नहीं जब भी रेशियो पढ़ा होगा तब पढ़ा होगा कि 10 को कैसे 2:5 में डिवाइड करते हैं। तो जो 2 वाला पार्ट होता है वो 2 अपॉन टोटल, याद है आपको? तो अब अगर देखा जाए तो मेरे पास में ये जो है ये A है, इसको किसी ने C/B में डिवाइड करा है, तो जो C वाला पार्ट है, ठीक है ना, वो अपने आप में होगा C अपॉन B प्लस C इंटू A। सोच लिया आपने? यहां पे सब लेंथ है, कोई वेक्टर नहीं है। और जो ये वाला पार्ट होगा, ये वाला पार्ट होगा C नहीं, ये वाला पार्ट होगा B अपॉन B/C है ना, B अपॉन B प्लस C इंटू A। नहीं आया? हालांकि मेरे को उस पार्ट की जरूरत नहीं है, मेरे को सिर्फ इतना पार्ट चाहिए था, क्योंकि ये ट्रायंगल जो है चिल्ला चिल्ला करके कह रहा था मेरे को इतनी लंबाई दो, क्योंकि जो यहां की लंबाई होगी वो यहां लगेगी। सही है, रेशो में लगेगी। अच्छा, जैसे रेशो में लगी तो मुझे पता है रेशो के अंदर, ठीक है ना, इस आई को अंदर बैठा लेते हैं। रेशो में C अपॉन C/2 ये वाली लगा दूं, AC डिवाइड बाई B प्लस C। सही है? आप में से अगर किसी को एतराज नहीं हो तो मैं इसको रखते हुए इसको तो उल्टा डार्क कर देता हूं, रेशो रखते हुए एक्चुअल रेशो दिखा देता हूं। एक्चुअल रेशो में क्या होता है? कुछ नहीं, डिवाइड में आता है हर चीज। अरे किसी ने A/B लिखा तो इसका मतलब A/B होता है, तो C/2 ये लिखा है, इसका मतलब C/A हो गया। C/A होता है, C कट गया, हाँ के ना। और B प्लस C ने कहा मैं ऊपर जा रहा हूं, तो बताया आपको एक्चुअल रेशो आ गया B प्लस C/A। नहीं आया? ये बात समझ में आई आपको? अब आप में से कई लोगों को समझ में आया कि ये जो I है इस लाइन को B प्लस C/A में डिवाइड कर रहा है, और ये डिवाइड करते ही मर गया। कैसे मर गया? मैं अब इसका I के वेक्टर वैल्यू बोल रहा हूं। सोचना, I की वेक्टर वैल्यू होगी A टाइम्स दिस और B प्लस C टाइम्स D। तो मैं I की वैल्यू बोल रहा हूं साहब, I इज इक्वल टू हो गया A टाइम्स A वेक्टर प्लस में B प्लस C टाइम्स ये पूरा D का कितना लिखना है, CC वेक्टर प्लस BB वेक्टर डिवाइड बाई कितना, B प्लस C एंड होल डिवाइड बाई, है ना, इन दोनों का सम A प्लस B प्लस C। क्या ये बात समझ में आई? और ये समझ में आ गया तो ये उड़ गया। अब आपने I की बहुत इंटरेस्टिंग वैल्यू निकाल ली है, उसका वैल्यू आया A वेक्टर प्लस BB वेक्टर प्लस CC वेक्टर डिवाइड बाई A प्लस B प्लस C। क्या आप ये बात समझ गए? लीजिए साहब, आपने I की वैल्यू निकाल ली, और इस बहाने से आपने एक क्वेश्चन भी समझ लिया, इंटरनल डिवीजन का असली क्वेश्चन। ठीक है, जब आप इतने लेवल पे खेलने लग जाए तो समझ जाना मतलब अब ठीक ठाक आता है। रेशो में अब आपको कुछ और भयानक करने की जरूरत नहीं है, अगर आप ये सब कर जाएं तो। एक बड़ा डायग्राम बना लेना, है ना, दिल खोल के, ठीक है, हाँ, जिसमें आप ABC दिखा पाए, है ना। पहले अपन लोगों ने ये पता करा कि ये रेशो C/B है। C/B निकालने के बाद अपने D की वेक्टर वैल्यू निकाली। मैंने स्टेप 1 था C/B लिखना, फिर अपने D की वेक्टर वैल्यू निकाली, और D की वेक्टर वैल्यू निकालने के लिए नॉर्मल इंटरनल डिवीजन की मदद ली। C टाइम्स ये प्लस B टाइम्स वो डिवाइड बाई B प्लस C। उससे हमारे पास ये आ गया। जो अपन ने ये लिखा ना, इसका मतलब अपन ने ये हटा देते हैं, तो एक तो ये हल्का हो गया कि हमारे पास D आ गया। ठीक है, अच्छा, D आने के बाद में हमने दूसरा काम ये किया कि इस लाइन पर ये ट्रायंगल को हाईलाइट किया। अब हमने एक और इंटरनल बाइसेक्टर लाइन खींची, दो इंटरनल बाइसेक्टर लाइनें जहां एक दूसरे को काटेंगी उस जगह का नाम I होता है। लेकिन पंगा क्या था कि जब मैं इस ट्रायंगल को हाईलाइट कर रहा था तो मुझे पता था कि इस लाइन ने एंगल बाइसेक्टर थ्योरम फिर यूज करवा ली, और एंगल बाइसेक्टर थ्योरम तभी यूज हो सकती है जब मेरे पास में उसकी कॉरस्पॉन्डिंग साइड की लंबाइयां हो। तो मेरे पास इस साइड की लंबाई तो पड़ी थी C, लेकिन मेरे पास इस साइड की लंबाई नहीं थी। आई बात समझ में? अब मेरे पास अगर इस साइड की लंबाई नहीं थी तो मैंने क्या किया, वो आलू वाला फंडा लगा के इस साइड की लंबाई निकाली। नहीं आया समझ में? अब वो फंडा लगा करके जैसे मेरे पास लंबाई है वो है AC अपॉन B प्लस C, तो मैंने तुरंत कहा दिया कि I ने इस लाइन को C अपॉन AC अपॉन B प्लस C के रेशो में डिवाइड करा है। CC कट गया, B प्लस C ऊपर चला गया, तो एक्चुअल रेशो यहां से प्रकट हो गया। रेशो वाज B प्लस C/A। अब वापस इस जगह ने, माने इस पॉइंट ने इंटरनल डिवीजन लगाया। इंटरनल डिवीजन माने A ने मल्टीप्लाई करा उसको, B प्लस C ने मल्टीप्लाई करा D को, मल्टीप्लाई करते ही ये वाला फंडा लग गया।
ठीक है, और फिर सॉल्व करके आंसर आ गया, है ना, वन लाइन में। अच्छा, अब मैं अगला क्वेश्चन पूछता हूँ, ठीक है, सोच के जवाब देना, ठीक है, अच्छे नॉर्मल लेवल का क्वेश्चन है। किसी ने कभी अगर मुझे ये बोल दिया कि ये जो ए वेक्टर लिखा है किसी बुक में, मेरे को मान लीजिए लिखा हुआ मिल गया BC मॉड BC वेक्टर, मॉड BC BC वेक्टर प्लस मॉड AB AB वेक्टर प्लस में मॉड AC AC वेक्टर, तो क्या वो सही कह रहा है या बेवकूफ बना रहा है? सोच लो आप जरा, मॉड AB प्लस मॉड BC प्लस मॉड AC, ये क्या पंगा क्या है? आपको पता है ये मॉड BC का मतलब ए के सामने वाली साइड की लंबाई है, BC मतलब BC, समझ में आया? BC वेक्टर माने ये ए। तो कई बार ऐसा भी होगा, ध्यान रखना, ये छोटी छोटी बातें, ठीक है, कि आपको ये वो इस तरह से परेशान करेगा ही करेगा, ठीक है। आगे बढ़ रहा हूं, नेक्स्ट पॉइंट, ये इंटरनल बाइसेक्टर पे बात होगी। हाँ भाई, अगला टाइटल ले रहा हूं, लिखिएगा फटाफट से, डिफरेंस बिटवीन पैरेललोग्राम एंड रोम्बस, डिफरेंस बिटवीन पैरेललोग्राम एंड रोम्बस। हालांकि इतना मेरे को उस पर नहीं जाना चाहिए कि मैं पैरेललोग्राम और रोम्बस के बीच का डिफरेंस तक यहाँ पे उजागर करूं, लेकिन मैंने जो धक्के खाए हैं उससे मेरे को सीखने मिला, पहले बेटा ये पूछ लिया कर तू तो, ठीक है। हाँ, तो मेरे को ये समझ में आया कि कई लोगों को सीरियसली ये नहीं पता होता, अगर ये पता होता तो कंसेप्चुअली वो कहीं कमजोर ही नहीं है, उसको तो यहाँ के बदल दो, अच्छा चला, ये चक्कर था क्या? बेसिक में ये कहानी है, अब बस इतनी सी कहानी थी, इसकी वजह से मैं रुका हुआ था। तो ये सुनिएगा साहब, पैरेललोग्राम और रोम्बस में जो हमारे लिए कंसेप्चुअली फर्क है, हजारों फर्क होते होंगे, लेकिन हमको जिस फर्क पे नजर रखनी है वो ये कि लेट्स से ये पैरेललोग्राम है और अपन ये इसको रोम्बस कह लेते हैं, ठीक है। आपको पता होना चाहिए रोम्बस और पैरेललोग्राम में जो सबसे पहला फर्क होता है, रोम्बस खुद एक पैरेललोग्राम है, हाँ या ना, जिसकी चारों साइड्स इक्वल है। तो पहला फर्क तो ये कि चारों साइड इक्वल है, लेकिन इसमें चारों साइड के इक्वल होने का कोई फंडा नहीं है। तो पहला पॉइंट तो ये है, लेकिन इस पॉइंट्स के साथ साथ एक और बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि ये अगर ए वेक्टर है, ये अगर बी वेक्टर है, तो मैंने ये जो बनाया ये इन दोनों के सम को दिखाएगा, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर, राइट है ना भाई। अच्छा, ये अगर ए वेक्टर है, ये अगर बी वेक्टर है, तो यहां पे भी ये ए प्लस बी को ही दिखाएगा। लेकिन इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है, सुनो आप, इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है, पैरेललोग्राम में ऐसा कोई चक्कर नहीं है कि ये एंगल और ये एंगल बराबर होगा, ये एंगल और ये एंगल बराबर नहीं होते हैं, जबकि इसमें ये एंगल और ये एंगल बराबर होते हैं। इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि रोम्बस पैरेललोग्राम की वो नस्ल है जिसके अंदर डायगोनल जो होता है वो बेसिकली इंटरनल एंगल बाइसेक्टर होता है, ठीक है ना। काम की बात समझ में आई आपको? इसीलिए रोम्बस बन जाए तो मजा आ जाता है। अब कहां मजा आएगा वो आपके लिए अगली बात है, पहले तो आप ये लिख लीजिएगा, डायग्राम बना लिया, लिखने के बाद में लिख लीजिएगा, डायग्राम बनाइए और नीचे लिखिएगा डायगोनल इज नॉट एन एंगल बाइसेक्टर, डायगोनल इज नॉट एन एंगल बाइसेक्टर, ठीक है। इसमें लिखेगा इन रोम्बस इट इज एन एंगल बाइसेक्टर, राइट है। इन रोम्बस इट इज एन एंगल बाइसेक्टर। टाइटल बदल रहा हूं, अगले टाइटल का हूं, इंटरनल एंगल बाइसेक्टर एंड एक्सटर्नल एंगल बाइसेक्टर, इंटरनल एंगल बाइसेक्टर एंड एक्सटर्नल एंगल बाइसेक्टर। एक्स्ट्रा क्लास दे दी क्या इनकी? क्या
बात करें, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट पे बात हो रही है, इसलिए प्लीज है ना ध्यान से ही रहिएगा। आपकी गप्पें धीरे धीरे बढ़ती आ रही हैं। हाँ भाई, देखिए ये ए वेक्टर है, सही है, ये अपना बी वेक्टर है, ठीक है। अच्छा, देने वाला आपके लिए ऐसे नाप तोल के तो देगा नहीं कि भाई सामने वाले को ए वेक्टर और बी वेक्टर इक्वल लेंथ का दो, तो आपको ए वेक्टर और बी वेक्टर अलग अलग मैग्नीट्यूड के मिल सकते हैं, अलग अलग मैग्नीट्यूड के मिल सकते हैं ना। अच्छा, जो अपने लिए जो इंटरनल एंगल बाइसेक्टर होगा, हम कैसे उसे डिफाइन करेंगे कि इंटरनल एंगल बाइसेक्टर बन गया या नहीं बन गया। तो यहाँ पे क्या करते हैं ना, इस बात को समझने की कोशिश करना कि अगर बाय द वे मैं ये जो मेरे को जो ए वेक्टर दिया जा रहा है, ठीक है ना भाई, मेरे को जो ए वेक्टर दिया जा रहा है, ठीक है, ए वेक्टर और बी वेक्टर की लेंथ अगर अलग अलग है और मैंने अगर ऐसे करके कोई एक पैरेललोग्राम बना डाला, तो जो इसका डायगोनल बनेगा वो ए वेक्टर और बी वेक्टर के बीच के एंगल को डिवाइड नहीं करेगा, क्योंकि वो तो पैरेललोग्राम है। और इंटरनल एंगल बाइसेक्टर तो तभी बन सकता था जब ये रोम्बस होता। अब मैं फंस गया, कैसे फंस गया, मैं ए वेक्टर तो ठीक है, ऐसा तो है नहीं कि मैं कोई कैंची लेके बैठ जाऊं कि भाई बी वेक्टर को अपन बराबर करेंगे पहले। तो पंगा ये है कि हमारे को ये तो समझ में आ गया कि अगर इस पे गलती से कैसे भी करके एक रोम्बस बन जाए तो जो उसका डायगोनल होगा वो मेरा काम निकाल देगा, लेकिन प्रॉब्लम ये मैं इसको इस दोनों को बराबर कैसे करूं। तो यहां पर लोगों ने बड़े समझदारी से, पहली बात तो आपको ये समझ में आ गया होगा कि मैंने इसको पहले क्यों उठाया, क्योंकि अगर मैं ये कहता कि ये एक पैरेललोग्राम है, बताओ इसका जो डायगोनल होगा वो इक्वली डिवाइड करेगा कि नहीं करेगा, तो शायद आपकी मन की आंखें, माने आपकी इमेजिनेशन हाँ बढ़ जाती, क्या हाँ हो सकता है कर जाए सर। लेकिन अब मैं आपको पहले समझा चुका हूं कि इन दोनों में बेसिक फर्क क्या है, तो रोम्बस होने पे ही डिवाइड करता है। तो अब आपको पता है रोम्बस तो सर बन नहीं सकता, ये ए है ये बी है, दोनों की लंबाई अलग अलग है, तो करोगे क्या। इस जगह पे मदद करता है हमारा यूनिट वेक्टर। यूनिट वेक्टर कहता है मैं दोनों में हूं, ए वेक्टर का यूनिट वेक्टर ए कैप होगा और बी वेक्टर का यूनिट वेक्टर बी कैप होगा और दोनों की लेंथ बराबर होगी। हाँ यार, तो हम क्या करेंगे, ये जो ए है इसका स्मॉलेस्ट यूनिट माने ए कैप ले लेते हैं। इतनी दूरी तक अगर मुझे पता चल गया कि ए कैप आया, तो मुझे पता है इधर बी वेक्टर लेते ही यहां पे बी कैप हो जाएगा और ए कैप और बी कैप की लंबाइयां बराबर होगी, और मैं इस पे एक छोटा सा रोम्बस बनाने की सोच लूंगा। क्या ये बात समझ में आई। जैसे ही रोम्बस बनेगा, ये रोम्बस बना और मैं इसका डायगोनल बनाऊंगा। अब इसका डायगोनल जो होगा, क्योंकि मैंने इतनी दूर तक सिर्फ ए कैप लिया, इतनी दूर तक मैंने सिर्फ बी कैप लिया, तो जो इसका डायगोनल होगा दैट विल बी ए कैप प्लस बी कैप। सही बात है। और जो ए कैप और बी कैप होगा उसी को आगे बढ़ाने पर, उसी को आगे बढ़ाने पर जो मिलेगा वो इंटरनल एंगल बाइसेक्टर होगा ए और बी का। हाँ या ना। और क्योंकि मैंने इसे आगे स्ट्रेच किया है तो मेरे लिए इसको ए कैप प्लस बी कैप बोलना गलत हो जाएगा, क्योंकि ए कैप और बी कैप तो यहीं तक ही है। तो मैं इसको बोल सकता हूं लैम्डा टाइम्स ए कैप प्लस बी कैप। याद रखना ए कैप प्लस बी कैप, तो इसलिए याद रखना इंटरनल एंगल बाइसेक्टर ऑफ ए वेक्टर एंड बी वेक्टर इज लैम्डा टाइम्स ए कैप प्लस बी कैप होता है। क्या ये बात समझ में आई। तो याद रखिए पहले पॉइंट तो ये कि हम लोग लिख सकते हैं इंटरनल एंगल बाइसेक्टर ऑफ ए वेक्टर एंड बी वेक्टर इज लैम्डा टाइम्स ए कैप प्लस बी कैप। सही है। अच्छा, अब पॉइंट ये उठता है कि सर ये तो वो इंटरनल एंगल बाइसेक्टर, अगर आपको एक्सटर्नल एंगल बाइसेक्टर की जरूरत पड़ती तो, अगर मुझे एक्सटर्नल एंगल बाइसेक्टर की जरूरत पड़ती तो पहली बात तो मैं इसको पीछे लेके जाता,
जितना मैंने आगे बढ़ाया उतना मैं पीछे लेके जाता, तो ये अपने आप में ऑटोमेटिकली माइनस का ए वेक्टर बन जाता, और माइनस का ए वेक्टर बनते ही ये वाला जो एंगल है ये मेरे लिए एक्सटर्नल एंगल बन जाता। हाँ या ना? अच्छा, अगर ये एक्सटर्नल एंगल बन जाता तो इस बार भी फिर से मैं रोम्बस क्रिएट करता भाई, यहां तक और यहां तक मिला के रोम्बस बनाता, और अब की बार जो रोम्बस बनता वो काफी हद तक ऐसा कुछ बनता, सोच लिया। और इसको मिलाने पर और आगे बढ़ाने पर जो मेरे को मिलता वो एक्सटर्नल एंगल बाइसेक्टर होता। और अब आप में से कई लोग सोच सकते हैं कि इस बार ये वाली साइड माइनस का ए कैप है और ये वाली साइड माइनस का बी कैप या ओनली बी कैप? बी कैप। तो ये फाइनली बन गया बी कैप माइनस ए कैप। क्या ये बात पकड़ में आई? तो इसलिए इस वाली साइड की लेंथ होगी लैम्डा टाइम्स लैम्डा, या कुछ और बदल है म्यू ले लूं, है ना? तो इट इज म्यू टाइम्स बी कैप माइनस ए कैप। ये बात पकड़ में आ गई? ऐसा तो याद रखना, अगर बाय द वे कोई इंटरनल एंगल बाइसेक्टर की बात करें तो लैम्डा टाइम्स ए कैप प्लस बी कैप, एंड एक्सटर्नल एंगल बाइसेक्टर, external angle bisector of A vector and B vector is mu times B cap minus A cap। अच्छा एक बात बताइए, म्यू क्या चीज है? म्यू क्या चीज है? कांस्टेंट है, पक्की बात है ना? अच्छा, क्या आपको लगता है कि अगर किसी बुक के अंदर आपको ये A कैप माइनस बी कैप मिल जाए, मिल सकता है कि नहीं मिल सकता? मतलब आपकी बहुत सिंपल सी मैथ्स को चेक कर रहा हूं कि अगर बाय द वे ये ए कैप माइनस बी कैप मिल गया, बी कैप माइनस ए कैप की जगह, तो ये गलत मान लेंगे या सही होगा? सही होगा, क्योंकि माइनस कौन खा गया? म्यू खा गया, क्योंकि म्यू तो कांस्टेंट है। म्यू विल अरेंज इटसेल्फ। आगे का नहीं पकड़ में, इसलिए बुक वाले वाकई में लैम्डा टाइम्स ए कैप माइनस बी कैप बोलते हैं। म्यू तो हमने इसलिए लिया क्योंकि उधर मैंने हाथों हाथ एक तरफ लैम्डा दिखा रहा हूं तो इधर की तरफ मेरे को म्यू दिखाना था। ठीक है, याद रखना दोनों में से कुछ भी चलेगा और बहुत काम के क्वेश्चंस बनते हैं। मतलब अब धीरे धीरे अपन लोग डिवीजन की तरफ बढ़ गए, इंटरनल डिवीजन, और इस पे बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चंस बनते हैं जिन पे अभी बात कर रहे हैं। पहले आप यहां तक लिख लें फटाफट, ठीक है? अच्छा, मेरे पास दो चॉइस हैं। चॉइस नंबर 1 की मैं आगे जाऊं और चॉइस नंबर 2 की मैं आपको अभी तक पे क्वेश्चन बताऊं, ठीक है? तो मैं आपको क्वेश्चन लिखवा रहा हूं, फटाफट लिखिएगा, ठीक है? हाँ भाई, क्वेश्चन एक दो क्वेश्चन आप घर से करके लाइए, क्योंकि है ना मैं सीपीएस अरेंज नहीं करा सकता। सीपीएस अरेंज कराने का मतलब ये हो जाएगा कि अपन सीपीएस का डिस्कशन करेंगे ना, जो वेक्टर की स्पेशल सीपीएस है, अगर अपन उनका डिस्कशन करेंगे तो पहली बात तो अपने को फर्स्ट से लास्ट तक करनी पड़ जाएगी। अपन ऐसा नहीं कि 10 बुलाई और 7 को डिस्कस किया और 3 का टाइम नहीं था तो छोड़ दिया। फिर अपना सीपीएस हो जाएगी 10 सीपीएस हो जाएगी प्लस शीट हो जाएगी। शीट ही बहुत विशाल है, इसकी बहुत बड़ी शीट है। तो इसलिए क्या है, अपन सीपीएस के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो होंगे वो मैं आपको रोज लिखवा दिया करूंगा, 5-6 क्वेश्चन लिखवा दूंगा सोच रहा हूँ, ठीक है? तो आप कम से कम वो तो करके लाइएगा, है ना? उसमें पहला क्वेश्चन देखिएगा, ये फर्स्ट डे का क्वेश्चन है ना? तो उम्मीद है आप ये समझ जाएंगे। पहले दिन का क्वेश्चन लिखिएगा फटाफट से। A 1 - 1 - 3, B 2 1 - 2, and C -5 2 and -6। देख लिया? A B C। हाँ भाई, ए बी सी मैंने जो लिख लिया लिख देना। आर पोजीशन वेक्टर, आर पीवी ऑफ वर्टिसेस, आर पोजीशन वेक्टर ऑफ वर्टिसेस ऑफ ट्रायंगल एबीसी, आर पोजीशन वेक्टर ऑफ वर्टिसेस ऑफ ट्रायंगल एबीसी। ठीक है, लिख लिया? ये अपने आप में पीवी ऑफ ट्रायंगल एबीसी है, पोजीशन वेक्टर ऑफ वर्टिसेस ऑफ ट्रायंगल एबीसी। लेंथ ऑफ बाइसेक्टर ऑफ इंटरनल एंगल ए, इंटरनल एंगल ए इज क्वेश्चन मार्क। ठीक है भाई, माने लेंथ ऑफ बाइसेक्टर पता करके आनी है ए की, पहला क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन पे आ जाओ। A vector has a component 2p and 1,
with respect to 2p and 1 with respect to Cartesian system. Cartesian system, CART dot phase system. Cartesian system. The system is rotated through a certain angle, about origin. The system is rotated through a certain angle about origin in ACW direction. In ACW, capital ACW, anti-clockwise direction. लिख लिया? In ACW direction. In new system, A vector has component p plus 1, 1. p plus 1, 1. Find p. ठीक है, find p. ठीक है भाई, लिखिएगा अगला क्वेश्चन. सेकंड के बाद थर्ड क्वेश्चन पे आ जाओ. नंबर ऑफ वेक्टर्स ऑफ यूनिट लेंथ. Number of vectors of unit length perpendicular to vectors. A vector is equal to 1 1 0 and B vector is equal to 0 1 1 is question mark. Number of vectors of unit length perpendicular to vectors A vector 1 1 0 and 0 1 1 B vector. लिख लिया? हाँ भाई, अगले पे आ जाइएगा. ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4. 5 चलेंगे, है ना? 5, क्योंकि 5 लिखने में भी प्रॉब्लम है ना भाई. लिखिएगा अल्फा बीटा गामा बिलोंग्स टू R. लिख लिया? अल्फा बीटा गामा बिलोंग्स टू R. The points whose position vectors are alpha I cap plus beta j cap plus gamma k cap, comma beta I cap plus gamma j cap plus alpha k cap, comma gamma I cap plus alpha j cap plus beta k cap form what kind of triangle? लिख लिया? हाँ भाई, आगे लिखिएगा. अगला क्वेश्चन है if P be a point interior to if P, capital P, be a point interior to acute triangle, if P be a point interior to acute triangle ABC, if PA vector plus PB vector plus PC vector is a null vector, then with respect to the triangle ABC, point P is question mark. सही भाई, पॉइंट P इज क्वेश्चन मार्क. ये 5 हो गए साहब. अब ये जितने भी है देखो, अभी तक अपन ने डॉट प्रोडक्ट का एक भी नहीं उठाया. अभी तक इनमें से एक पे भी डॉट प्रोडक्ट यूज नहीं होगा. सब बिना डॉट प्रोडक्ट के क्वेश्चंस हैं और बहुत अच्छे क्वेश्चंस माने जाते हैं. तो कल कर लेंगे, है ना भाई. अच्छा, शीट अपनी वेक्टर की इसी में है ना, मैट्रिक्स में. ठीक है, आज नहीं लेकिन कल से अपन ने इसमें भी काम मिल जाएगा बहुत बढ़िया वाला. चलिए, है ना.